कर दी ये लो। वैसे एज सच रिकॉर्डिंग का क्या वो है हमारे लिए, इतनी देर तक कौन रिकॉर्डिंग सुनेगा, सीधी सी बात ये है। और कौन सी मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ जो कि बहुत कीमती हो, तो हो सकता है हो भी, लेकिन ये कि वो फिर बात करके ही, मैंने ये कहा हुआ है कुछ स्टूडेंट्स से कि अगर लेक्चर नहीं ले पा रहे हो और कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही, क्लियर नहीं हो रही, तो मुझसे कांटेक्ट कर लो। मैं किसी और वक्त, मतलब क्लास के अलावा भी कोई टाइम होगा तो ऑनलाइन आ जाओ, मैं बता दूंगा, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। ठीक है जी सर, अच्छा बिल्कुल। जी। तो बेसिक क्वेश्चंस थे एक दो, तो शुरू में जो व्हाट इज लेवल क्वेश्चंस थे, व्हाट इज आईएस ऑडिटिंग, व्हाट डज इट इन्वॉल्व, व्हाई इज आईटी कंट्रोल एंड ऑडिटेबिलिटी सो इंपॉर्टेंट इन टुडेस वर्चुअल एनवायरनमेंट, ये क्वेश्चंस थे। ये तो आप लोगों ने मेरे ख्याल है स्लाइड्स वगैरह से देख के लिख दिए होंगे। हाँ जी जी सर, बिल्कुल, स्लाइड्स एंड थोड़ा सा इंटरनेट से। अच्छा ठीक है। देखो क्वेश्चंस का कतई मतलब ये नहीं था कि आपकी कोई याददाश्त का इम्तिहान लिया जाए। इट वाज जस्ट कि आपको एक जरा सा रिव्यू भी मिल जाए उन चीजों का जो हमने पहले से पढ़ी थी। ठीक है अच्छा। उसके बाद जो क्वेश्चन था वो रिस्क बेस्ड आईएस स्ट्रेटजी के हवाले से था। वी टॉक्ड अबाउट रिस्क मैनेजमेंट अ लॉट इन द क्लास। आई होप कि आप लोगों ने लिखा है। हमने आरएमएमएम प्लान की बात की थी, रिस्क मिटिगेशन, मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट, उसकी बात की थी क्लास में। ठीक है, अगर आप लोगों ने उस पोटेंशियल डिस्कशन, रिस्क की भी बात की थी सर, जी बिल्कुल, उस ये डिस्कशन पोटेंशियल की रिस्क जो हमने क्लास प्लानिंग में किया करते है ना, हुए उससे जो। रिलेट किया है तो बहुत अच्छा है। हाँ जी। ठीक है अच्छा। फिर बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस, ये भी हमने बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग और डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग, ये सारी डिटेल्स डिस्कस की थी क्लास में। बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस एक टर्म भी है जो कि स्लाइड्स में आपको कहीं मिली होगी यकीनन। हमने क्लास में भी इसको डिस्कस किया था। पहले की बात बता रहा हूँ, ये अब तो मतलब ऐसा लगता है कि काफी पुरानी हो गई चीजें ये, लेकिन ये कि इतनी भी पुरानी नहीं है। प्लानिंग ऑडिट के स्टेप्स थे, ये आप लोगों ने लिख दिए होंगे। अच्छा, अब जो क्वेश्चंस है ना 6 to 8 तकरीबन, या 6 to 9 भी समझ लें, वो जरा से कॉन्सेप्चुअल और थिंकिंग क्वेश्चंस हैं। हाउ डज कल्चरल रिलेटिविज्म डिफाइन गुड? तो बेसिकली कल्चरल रिलेटिविज्म, एक्स इज गुड इफ योर सोसाइटी थिंक्स और सोसाइटी अप्रूव्स ऑफ एक्स। ये वो सीधी सी बात थी, लेकिन आई होप कि आपने इसको अच्छी तरह से लिखा होगा। व्हाट मेथड डज इट अलाउ टू फॉलो फॉर अराइविंग एट मॉरल बिलीव्स? अच्छा, ये वो जो चैप्टर्स थे एथिक्स की बुक में, जो 3-4 चैप्टर्स मैंने कहे थे आपसे पढ़ने के लिए, उसमें से ये क्वेश्चंस थे। और आई होप कि वो चैप्टर्स आपने पढ़े होंगे और अच्छी तरह से पढ़े होंगे, और आपने अपने अल्फाज में इनका आंसर लिखा होगा। जी लिखा है सर, या? ये सुपर नेचुरलिज्म और इस तरह की जो चीजें थी 6 till 8, और इनके आंसर्स नहीं, बल्कि 8 का आंसर उस पर नहीं था, मगर 6 till 7 इनके आंसर्स उस पे थे बुक के अंदर से। हाँ तो उसी से किया है सर बुक से। चलो ठीक है, गुड। मतलब इस बहाने बुक भी देख ली तुमने, हाँ जी सर, ऑनलाइन गूगल पे पढ़ी थी देखी। है ना? And write your initial reaction to supernaturalism. Does it seem plausible to you? What do you like and dislike about it? तो ये पर्सनलाइज क्वेश्चंस थे, यानी आपने अपनी मर्जी से लिखना था, जो आपका दिल चाहे। अब मैं पढ़ूंगा तो ऑब्वियसली पता चलेगा कि क्या आपको अच्छा लगा है उसमें से। और कॉन्सिक्वेंटलिज्म, नॉन कॉन्सिक्वेंटलिज्म का क्या डिफरेंस है? वो एंड जस्टिफाइज मीन्स वाली बातें जो हमने क्लास में की थी, वो आपको लिखनी थी यहाँ पे। आई होप कि लिखी हूँ। ठीक है, फिर ये जो आखिरी क्वेश्चन है, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हमने पढ़े थे, एक ट्राइंगल हमने पढ़ा था जिसमें ईएसएस स्ट्रेटेजिक लेवल सिस्टम था, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग क्या होती है, उसकी बात थी इसमें बेसिकली। तो आई होप कि अच्छा हो गया होगा आप लोगों का मिड टर्म। जी सर, सही हो गया था। अब बस आप देख लीजिएगा, मतलब थोड़ा मुनासिब हल्का हो हाथ गया? वैसे भी रखिएगा सर। हाँ हाँ सर, सही हो गया, अच्छा हो गया सर। अच्छा, चलो ठीक है। सर वो ऐसे ग्रुप पे बोल रहे हैं, आप इनविटेशन एक्सेप्ट कर लें, वो कोई कर लिया सर रीजन ये अलग ही मेरे मर्जी ख्याल से बोल बोल रहे रहा हैं था। कि आप उसकी इनविटेशन एक्सेप्ट कर लें आगे आगे। क्या? कौन सा इनविटेशन है उसका? सर मीटिंग में जो एक्सेप्ट करते हैं ना, इसी वाली हो। आया हुआ तो है ये मोहम्मद अहमद मदनी, हसन मदनी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, क्या हाल है? क्या हाल है सर जबरदस्त। आप? आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र।
तो शुरू करें, मतलब शुरू तो हम कर ही चुके हैं। कैम्ब्रिज फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल जो था उसके हवाले से बात कर रहे थे। आई होप कि आप लोगों को डिटेल्स पता होंगी। क्या डिटेल्स पता है जरा सा बताइए, और पढ़ा क्या है? मैंने आपसे कहा था कि जरा पढ़ के आइएगा, क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? सर कैम्ब्रिज एनालिटिका का फाउंडर अलेक्जेंडर निक्स था सर, और उनका जो पर्पस था इस कंपनी बनाने का वो ये था कि यूजिंग एनालिटिक्स वो दुनिया के मुल्कों के इलेक्शन स्विंग करें और मतलब लोगों के बिहेवियर चेंज करें, अच्छा, बेसिकली पर्पस बिहेवियर। ही यही था, पर्पस ही यही था बनाने का। सर बेसिकली उनका पर्पस था बिहेवियरल चेंज यूजिंग बिग डेटा। तो उसको यूज करके उसको यूज करते तो उनको दुनिया के जो बड़े बड़े इलेक्शन कैंपेनर्स थे उनको हायर करते थे। अच्छा, ठीक है। ट्रम्प ने उस कंपनी को हायर किया। इसके अलावा उन्होंने ब्रेक्सिट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। अच्छा, वो पॉलिटिकल कैंपेन्स करते थे बेसिकली, और जी जो पॉलिटिशियंस थे वो हायर करते थे कंपनी को, और ऑब्वियसली ऐसी किसी भी कंपनी को ऑपरेट करने के लिए इट वुड नीड डेटा ऑफ पीपल। ठीक है, तो यस हुआ ये था कि एक डेटा साइंटिस्ट था। अच्छा, ये मतलब आई होप कि आप लोग ये याद कैसे रख रहे हैं? कहीं लिख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? कोई नोट्स लेते हैं आप लोग लेक्चर लेते हुए? सर सर जहन में रख के हम हाँ, मेमोराइज कर लेते हैं आपके ओए होए, आपके क्या कितनी अल्फाजों को अच्छी, ना याद कर लेते कितनी हैं। अच्छी मेमोरी है ना तुम्हारी, और मेरे अल्फाज की तासीर देखो तुम्हारे जहन पे सब तो जाते हैं। बिल्कुल सर। सर लेकिन मैं आपको बता दूं कैम्ब्रिज एनालिटिका जो है ना वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में फेल हो गया बेटा, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान जैसे मुल्कों में वो सब कुछ करके भी चला गया, तुम्हें पता ही नहीं चला अभी तक। सर मैं आपको एक बात बताऊं। जैसे हाँ, कैम्ब्रिज एनालिटिका ने सबसे ज्यादा फेसबुक को इस्तेमाल किया, ठीक है। अच्छा, अब मसला ये है कि जैसे फेसबुक दुनिया भर में जब लोग प्रोफाइल बनाते हैं तो वो कोशिश क्या करते करते हैं हैं? जितनी एक्यूरेट डाल। दुनिया भर में जब लोग फेसबुक पे साइन अप करते हैं या प्रोफाइल बनाते हैं ठीक है। तो वो हर चीज प्रॉपर तरीके से डालते हैं, ठीक है। कि अच्छा। भाई ये चीजें हैं, हमें हमें ये इंटरेस्ट है। और पाकिस्तान में आप जरा खोल के देख ले, वो छोटा बच्चा भी ना 40 साल का बना हुआ है इधर। आप अच्छा, मुझे बताएं इतनी। तुम अभी कितने आप साल सर तुम कितने साल के बने हुए हो? सर मैं तो अपनी अल्लाह का शुक्र है ओरिजिनल एज का बना हूँ। अच्छा, देखो ये एक दो साल ऊपर का होऊंगा। हसन, ये हर जगह होता है, ऐसा नहीं है। ये जो फेक प्रोफाइलिंग है, ये सब चीजें हर जगह होती हैं, पाकिस्तान में ही नहीं सिर्फ होती। मतलब हाँ, ये बात शायद तुम सही कह रहे हो कि पाकिस्तान में लोग फरागत ज्यादा है शायद, इसलिए वो जरा ज्यादा होता हो। लेकिन ये कि देयर इज अ परसेंटेज ऑफ इट, ठीक है, जो कि हर जगह ही इसी तरह की होती है। लेकिन पाकिस्तान में भी, खैर हम पाकिस्तान पे बाद में आएंगे, और पाकिस्तान में किस तरह से किसने इस्तेमाल किया है और अभी तक कौन कर रहा है इसको इस्तेमाल, इसकी भी बात करते हैं जरा सी। मगर ये जरा सा समझ लो कि एक डेटा साइंटिस्ट था, उसका नाम था अलेक्जेंडर कोगन। अलेक्जेंडर कोगन वाज हायर्ड बाय कैम्ब्रिज एनालिटिका, और उन्होंने उससे ऐप डेवलप करवाई थी, और उस ऐप का नाम था दिस इज योर डिजिटल लाइफ। ठीक है, और उसने ऐप बना के दे दी डिजिटल कैम्ब्रिज एनालिटिका को। अच्छा, और कैम्ब्रिज एनालिटिका ने ऑब्वियसली कुछ, क्योंकि उन्होंने लोगों का डेटा जमा करना था, तो उन्होंने विद द कंसेंट ऑफ यूजर्स, विद द कंसेंट ऑफ फेसबुक यूजर्स, ये बात जहन में रहे कि ऐसा नहीं था कि उनका डेटा जो था उन्हें नहीं पता था कि किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होना है। उनका डेटा इस्तेमाल होना था फॉर अ पर्सनैलिटी टेस्ट, और उन्होंने पर्सनैलिटी टेस्ट इसलिए करना था बिकॉज दे वांटेड टू नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज यूज देयर ऐप, सो दैट दे आर इन अ बेटर पोजीशन टू मॉडल दे, टू अगेन फॉर बिहेवियरल मॉडलिंग। ठीक है, बिहेवियरल मॉडलिंग वो किस तरह से बेहतर अंदाज से कर सकते हैं। मगर हुआ क्या कि जी उन्होंने इस डेटा को जब अपने काम के लिए इस्तेमाल कर लिया, इट वाज ओनली फॉर एकेडमिक यूज। ये डेटा जमा किया, कोगन ने जब डेटा जमा किया उसने एकेडमिक यूज के लिए और सर्वे के लिए तो कर लिया, लेकिन कैम्ब्रिज एनालिटिका डिसाइडेड अदरवाइज। उन्होंने कहा जी इस डेटा को हम अपनी पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग के लिए, अपनी पॉलिटिकल बिहेवियरल चेंजेस के लिए भी यूज करेंगे। तो उन्होंने इस डेटा को अपनी पॉलिटिकल जो हार्वेस्टिंग थी ऑफ आइडियाज, ऑफ थॉट्स, ऑफ मैन्यूवरिंग पीपल इनटू डूइंग समथिंग
which they wanted them to do. Obviously that was vote for some candidate over the other. वो उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया, and it was first brought to notice in December 2015. ठीक है, और उन्होंने कहा कि जी ये तो विदाउट देयर कंसेंट हुआ है. अच्छा, फिर उन्होंने कहा नहीं जी, विद कंसेंट डेटा जमा हुआ था. पता ये चला कि जी विद कंसेंट जो डेटा जमा हुआ था, वो डेटा तो जमा हुआ था एक बिहेवियरल टेस्ट के लिए, एक पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, जो कि बहुत सारे होते हैं, आपको पता होंगे, बिग 5 और आपका पता नहीं कौन कौन से पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, मेयर्स ब्रिक टेस्ट, एमबीटी, जिस एमबीटी फ्रेमवर्क कहते हैं, बिग 5, बहुत सारे होते हैं. खैर, तो पता सर है इसमें एक और चीज हुई थी, जी सॉरी टू कट यू, इसमें एक और चीज हुई थी कि जिन लोगों ने फेसबुक से इस ऐप के लिए साइन अप किया था ना, और जो ये अपना डेटा फिल कर रहे थे, उनकी फ्रेंड लिस्ट में जितने लोग थे ना, उन सब का प्रोफाइल डेटा उनके पास कलेक्ट हो रहा था. हाँ, तो वो Because- विद कंसेंट हो रहा था ना, ऐसा तो नहीं था कि वो बगैर कंसेंट के हो रहा हो. उसका कंसेंट देते हैं ना, हम लोग भी तो यही करते हैं, कितने एग्रीमेंट्स होते हैं, हम बगैर पढ़े उनको अग्रीमेंट उनसे करते जी. चले जाते हैं, जी. है ना. यस. तो बहरहाल वो फिर उन्होंने विदाउट देयर कंसेंट हुआ वो, और फेसबुक ने कहा कि जी, उस वक्त फेसबुक ने डिनाई किया, उन्होंने कहा कि जी अच्छा देखते हैं हम अभी इसको इन्वेस्ट. उस वक्त उन्हें नहीं पता था, इन 2015 दिसंबर 2015 जनवरी 2016 की ये बात है, उस वक्त उन्हें नहीं अंदाजा था कि ये इतना बड़ा बन जाएगा ये स्कैंडल. ठीक है. अच्छा, उसके बाद आगे चलती रही बात, मुख्तलिफ कोर्ट्स में केसेस हो गए. ठीक है, और मुख्तलिफ कोर्ट्स में जब केसेस हुए, अराउंड 2015 में ये शुरू हुआ था, दिसंबर 2015 में, लेकिन 2017 के एंड में जाके 2018 के मार्च में तकरीबन समझ लीजिए कि केसेस शुरू हुए मुख्तलिफ कोर्ट्स में, और एक बिल्कुल समझ लें कि ब्लास्ट हो गया कि जी ये क्या हुआ, फेसबुक पे मिलियंस ऑफ यूजर्स का डेटा जो है वो किस तरह से इस्तेमाल हुआ है, और इसमें ये कैसे इस्तेमाल हो गया. और ये जो बताने वाला शख्स था ना, जैसे और बहुत सारे केसेस में, जैसे एनएसए के केस में कौन था, एडवर्ड स्नोडेन. एडवर्ड स्नोडेन था. तो यहाँ पे भी कैम्ब्रिज एनालिटिका का एक एम्प्लॉय था, क्रिस्टोफर विली. यस, और ब्रिटनी काइजर. हाँ, ये क्रिस्टोफर था और ब्रिटनी काइजर थी, एक उनकी employee. कैम्ब्रिज एनालिटिका का ये हाँ, ब्रिटनी कैडवाल्डर. हाँ, ब्रिटनी काइजर जिसने बुक भी लिखी है ना, टारगेटेड. जी बिल्कुल, जिसने अभी बुक आई है, वो मुझे मिली नहीं यार, किसी के पास है तो बताओ. लाइब्रेरी में आ गई. आ गई है? तो लाइब्रेरी कहाँ अब जाना होगा. हाँ नहीं सर, पहले आई थी, 1-2 महीने पहले. खैर, तो बहरहाल, तो अब वो हुआ ये कि उन्होंने जो है वो इसका भांडा फोड़ दिया. उन्होंने ऑब्वियसली कुछ आर्टिकल्स लिखे, बताया उन्होंने कि जी ये हुआ है, और वो कई न्यूज़पेपर्स में, कई मैगजीन्स में वो आर्टिकल्स पब्लिश हुए उनके. ठीक है, और उसके बाद लोगों ने चीखना शुरू किया कि जी ये क्या हुआ है. और फेसबुक का उसके बाद 17% तकरीबन मार्केट शेयर जो था वो गिर गया, मार्केट कैपिटलाइजेशन उनकी कम हो गई, और मुख्तलिफ लोगों ने जो है वो फिर केसेस करना शुरू किए. और फिर यूनाइटेड स्टेट्स की जो कांग्रेस थी, उन्होंने नोटिस लिया, और फिर इसको जकरबर्ग को फिर बुलाया. और उसके बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि आप लोगों ने देखे होंगे इंटरनेट पे. देखे हैं या नहीं? यस सर. मैं कुछ एक आध वीडियो आपको दिखाता भी हूँ जरा. अच्छा, अब जरा मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जरा गौर से देखना कि ये है क्या. ठीक है. यस सर.
ठीक है, स्क्रीन आ गई? Yes, sir. A business model in which users don't pay for your service. Senator, we run ads. If I'm emailing within WhatsApp, does that ever inform your advertisers? No, we don't see any of the content in WhatsApp. It's fully encrypted. Right, but is there some algorithm that spits out some information to your ad platform? And then, let's say I'm emailing about Black Panther within WhatsApp. Do I get a Black Panther banner ad? Senator, Facebook systems do not see the content of messages being transferred over WhatsApp. Yeah, I know, but that's not what I'm asking. I'm asking about whether these systems talk to each other without a human being touching it. Senator, I think the answer to your specific question is if you message someone about Black Panther on WhatsApp, it would not inform. अच्छा, अब और भी देखते हैं अभी वीडियोस का, लेकिन ये देख के अभी तक आपको क्या समझ में आया है? सर मतलब वो कहते हैं कि हम इंक्रिप्शन कर रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग फर्म्स को एक बहुत बड़ा टूल दे दिया है उन्होंने उनके असिस्टेंट्स के लिए कि आप जो चीज बात कर रहे हैं उनको पता चल जाएगा कि भाई ये यूजर इस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उसको वो चीज वो बिल्कुल ठीक है। चलो वो सारी चीजें टेक्निकल डिटेल्स जो ठीक है, मैं तो सिर्फ तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो सेनेटर्स हैं उनके क्वेश्चंस आप देखिए कि क्या क्या है। वो अभी ये सेनेटर जो क्वेश्चन कर रहा है वो कह रहा है कि जी व्हेन आई ईमेल यूजिंग व्हाट्सएप, ईमेल ऑन व्हाट्सएप, यस, ठीक है ना। अगर आपसे कोई इस तरह की बात करे तो आप उसको क्या समझेंगे? आप कहेंगे कि यार ये क्या बेवकूफी की बातें कर रहा है, इस तरह से तो नहीं होता। उस सवाल ही का जवाब नहीं देंगे आप। और आपने देखा कि अंडरलाइन मुस्कुराहट जो थी पीछे जो बैठे हुए थे ज़करबर्ग के, उसकी सारी टीम जो थी वो किस तरह की थी कि ये किस तरह के क्वेश्चंस हैं। यस सर। तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको पता ही नहीं है कि टेक्निकल जो इश्यूज हैं, जो टेक्निकल ग्लिचेस हैं, उनको कैसे डील करना है, सवाल क्या करना है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको अभी ये दिखाना चाह रहा था कि दीज आर द काइंड ऑफ पीपल हु वर टैकलिंग दिस इशू। ठीक है, ये बात समझ में आई है? अभी और देखोगे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं जरा। सर वो गोहिर कह रहा है कि वो अलाउ कर दें। क्या सर गोहिर कह रहा है कि उसे अलाउ कर दें, उसका इंटरनेट इशू आ गया तो वो डिस्कनेक्ट हो गया। तो हाँ, वो दोबारा मैंने कर तो दिया है। ओके सर, यार ये खत्म ही कर देता हूँ वेटिंग रूम। ठीक है, खत्म कर दिया। चलो अभी आगे देखते हैं। Talk to each other without a human being touching it. Senator, I think the answer to your specific question is if you message someone about Black Panther on WhatsApp, it would not inform any ads. Okay. There have been reports that Facebook can track a user's internet browsing activity even after that user has logged off of the Facebook platform. Can you confirm whether or not this is true? Senator, I want to make sure I get this accurate, so it would probably be better to have my team follow up. So you don't know? I know that people use cookies on the internet, and that you can probably correlate activity between sessions. We do that for a number of reasons, including security and including measuring ads to make sure that the ad experiences are the most effective, which of course people can opt out of. Well, Facebook offered to all of its users a blanket opt-in to share their privacy data with any third-party users. Congresswoman, yes, that's how our platform works. You have to opt in to sign into any app before you use it. Could somebody call you up and say, I want to see John Kennedy's file? Absolutely not. Could you, would you do it? Could you do it? In theory. Do you have the right to put my data, a name on my data, and share it with somebody? I do not believe we have the right to do that. Do you have the ability? Senator, the data is in the system, so... Do you have the ability? Technically, I think someone could do that, but that would be a massive breach, so we would never do that. It would be a breach.
Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator Kent. The next big trend is what I call DSMC, Digital Social Marketing Consulting. Today, Mark Zuckerberg finally appeared before the European Parliament to testify about Facebook's impact on society, from data privacy to elections. But the format was different from what most American viewers are probably used to. Instead of a back and forth between Zuckerberg and the politicians, all the members of the parliament asked their questions first. Zuckerberg took notes, and at the end of the meeting, he picked out the questions he wanted to respond to. Then he promised he'd get back to the group with the rest. The entire thing was a little frustrating even to the legislators, and eventually dissolved into a mess. I asked you 6 yes and no questions. I got not a single answer. So thank you again for inviting me. And for I having think me. there was one question raised by Guy Verhofstadt, and that's linked to my question. The problem is the timing. Okay. I'll make sure we follow up and get you answers to those. Despite that, the European legislators asked some pretty good questions and weren't afraid to be a little aggressive. You have to ask yourself how you will be remembered. As one of the 3 big internet giants, together with Steve Jobs, I should say, and Bill Gates, who have enriched our world and our societies. Or on the other hand, in fact, a genius who created a digital monster that is destroying our democracies and our societies for the moment. And I'm asking you today, very, very clearly, that would you accept that today Facebook is not a platform for all ideas that is operated impartially? The most pressing question Zuckerberg faced was whether Facebook was a monopoly. During last month's congressional hearings, Senator Lindsey Graham asked whether Zuckerberg could name a competitor to Facebook. And a couple of European legislators brought that issue up again, but with a more pointed threat attached. Would you consider your company as a monopoly? I think it is time to discuss breaking Facebook monopoly because it's already too much power in only one hand. Can you convince me not to do so? You cannot convince him, because it's nonsense, naturally. You have given the example of Twitter, you have given the example, I think, also of Google, as some of your competitors, but it's like somebody who has a monopoly in making cars is saying, look, I have a monopoly making cars, but there is no problem. You can take a plane. You can take a train. When it came time to answer, Zuckerberg said that he didn't think that was true at all, and generally dismissed the concern. We exist in a very competitive space where people use a lot of different tools for communication. Where the average person uses about 8 different tools for communication, ranging from all sorts of private messaging up to more broadcast mediums to things where they're communicating with groups of people and all of their friends at once. So from where I sit, it feels like there are new competitors coming up every day. There are competitors that reach tens and hundreds of millions of people, and we're constantly needing to evolve our service in order to stay relevant and serve people well. So that feels like it's a competitive environment where there are many choices that people have. A number of politicians suggested that even if it isn't time to break up a monopoly, Facebook needs to be aggressively regulated. Are you ready to completely comply with the new regulation in Europe within the next 3 days? When you said that the regulation will be implemented in spirit, what does that mean exactly? अच्छा, अब मुझे आप बताइए, do you think Facebook should be regulated? Hello. I guess it should be because as per the law of land, आप कर सकते हो किसी चीज को रेगुलेट कर दे रेगुलेट as per law of the land. बिल्कुल करना चाहिए. अगर वो एक्सप्लॉइटेड नेचर का हो गया तो उसको रेगुलेशन की जरूरत है ना. अच्छा, क्या ये किसी कोई टेक्नोलॉजी एक्सप्लॉइटेटिव कैसे हो सकती है? ठीक है, it is working in a free space, or why are you allowing it to exploit you basically in the first place? सर प्रॉब्लम का जवाब ये है कि governments became aware about the whole scenario a bit late. जब तक वो उस चीज को टैप कर चुके थे. I don't think कि regulation होनी चाहिए, क्योंकि इसके stakes बहुत high हैं. मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए.
नहीं स्टेक्स बहुत हाई है की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि तुम क्या समझते हो, रेगुलेशन होनी चाहिए? Where would that freedom of speech would go? सर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, लेकिन मतलब उनको अगर एक फ्री ग्राउंड टू प्ले मिल रहा है तो ये शुरू में तो ठीक था उनको स्टैब्लिश करते हुए कि एक सपोर्टिव आप डिसीजन कह सकते हैं भाई, कोई रेगुलेशन नहीं थी। जैसे अच्छा। स्टार्टअप्स के लिए शुरू में लोग जैसे गवर्नमेंट रेगुलेशन हटा देती है ना, उस वक्त उस बात के लिए ठीक है, लेकिन अब क्योंकि एक चीज वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि कैम्ब्रिज एनालिटिका के वाली चीज के अंदर उनका रोल था और वो जानते थे कि ये चीज है और फिर भी उन्होंने वो चीज होने दी, तो वो अच्छा। उसके बाद तो रेगुलेशन जरूरी है। चलो ये रेगुलेशन तुमने कहा कि जी फेसबुक के लिए ठीक है, करीम को या उबर को रेगुलेट होना चाहिए? सर बिल्कुल होना चाहिए। क्या रेगुलेट होना चाहिए? मतलब कौन करेगा? अच्छा रेगुलेशन होनी चाहिए तो कौन किसको करनी चाहिए रेगुलेशन? ये जो यूएस सेनेटर्स अभी आपने देखे थे, ठीक है, यूएस सेनेटर्स का हाल ये था कि उन्हें ये नहीं पता था कि इंटरनेट क्या है और व्हाट्सएप पे ईमेल होती है या नहीं होती। तो आपके ख्याल में रेगुलेट अगर होना चाहिए तो कौन करेगा रेगुलेट? सर बात ये जैसे यूएस सेनेटर्स जो सवाल करते थे ना, कहने को तो लॉ मेकर्स हैं, लेकिन हर मुल्क की अपनी एक एजेंसी होती है ना। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो साइबर विंग है, जो साइबर एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहा है। अब करीम और उबर की आपने बात की, तो उसके लिए आपकी पूरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, अब कह सकते हैं मतलब इतने कंपेटिटिव लोग नहीं बैठे हुए, मतलब सब पर्ची वगैरह उन्होंने से ही किया आए तो हैं, था लेकिन एक फिर बीच में, उन्हें एक जरा सी तकलीफ हुई थी, उन्होंने कहा कि नहीं जी गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट होने चाहिए, तो फिर वो एक कैंपेन शुरू हुई कि जी कौन सी गाड़ियां हैं। सर देखिए टेक्निकली उन्होंने बिल्कुल सही पॉइंट किया था। अब ये कह सकते हैं उन्होंने अपने उस पर वो चीज अप्लाई नहीं किया, अपने जो बस कॉन्ट्रैक्टर उनके घूम रहे, लेकिन उस वक्त उन्होंने पॉइंट सही रेज किया था, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको पैसे चाहिए थे। करीम और उबर ने उनकी जेब भर दी, बस खत्म हो गई उनकी। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो जब भी हम किसी भी चीज की रेगुलेशन की बात करते हैं ना, तो देयर आर ऑलवेज लूप होल्स इन द सिस्टम, नॉट जस्ट systems that are in our country but everywhere in the world systems have loopholes, और टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है कि nobody understands it fully। ठीक है, आज एक चीज आती है, जरूरी नहीं है कि मुझे उसके बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो कि वो किस तरह से, हाँ ये मैं समझ सकता हूँ कि वो किस तरह से क्या चीज कर सकती है, ठीक है, वो भी उस वक्त जब मैं एक टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट हूं। मैं जरूरी थोड़ी है कि एक पॉलिटिशियन हूं और पॉलिटिशियन समझ सकता हो हर तरह से टेक्नोलॉजी को। हमने देखा, हम तो ये समझते हैं ना कि जी यूएस सेनेटर है, उसको तमाम चीजें पता होंगी, भाई नहीं पता। ठीक है, यूरोपियन सेनेटर्स के क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ठीक है, तो again this is an issue not just for the countries but for the companies as well। there is a very important discussion organizations में कि जी एम्प्लॉइज को हम ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करने दें या नहीं करने दें। आपके ख्याल में करने देना चाहिए? दोबारा सवाल पूछिएगा, मिस हो गया। मैं कह रहा हूँ कि करने देना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस में कंपनीज को अलाउ करना चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉइज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करने दें। मतलब कंपनीज अलाउ कर दें एम्प्लॉइज फेसबुक इस्तेमाल कर लें, इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर लें। आवाज आ रही है मेरी? प्रोडक्ट है नहीं सर, वो इंस्टाग्राम उन्होंने कहा एक सोशल मीडिया की नीड है अगर इंटर कंपनी कम्युनिकेशन करने के लिए, तो उन्होंने जैसे एक प्रोडक्ट है उसका नाम है यैमर। वो बिल्कुल फेसबुक जैसा है, लेकिन वो लोकल कम्युनिटी के लिए, कि जो कंपनी में लोग बैठे हुए हैं उनके लिए वो चीज बनाई है। क्योंकि सोशल मीडिया पे तो उन्होंने देखा कि भाई बंदे की प्रोडक्टिविटी बहुत बहुत ड्रास्टिकली कम होना शुरू हो जाती है, वो इतना टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा उन्होंने बोला भाई ये थोड़ा इनसिक्योर भी है, क्योंकि जब वो हर चीज एक तरीके से रिकॉर्ड कर रहा है उसकी कंप्यूटर के ऊपर, तो वो तो कंपनी डिटेल्स को भी रिकॉर्ड कर लेगा। अच्छा, तो देखो ये पाबंदी सिर्फ फेसबुक के लिए या इंस्टाग्राम के लिए क्यों है, ये फिर फोन के लिए क्यों नहीं है? भाई फोन भी नहीं होना चाहिए एक एम्प्लॉय के पास अपना? फोन में भी रिकॉर्डर है, फोन में भी कैपेसिटी है कि कोई डेटा स्टोर किया जा सकता हो।
सर मुझे लगता है प्रोडक्टिविटी चैलेंज की वजह से यही होता है कि लोग मना कर देते हैं कि आप ऑफिस में बैठ के सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करें। चलो बस सिर्फ ये एक इशू है, ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू थिंक अबाउट दिस। जब आप फेसबुक बैन कर रहे हैं तो और भी चीजें हैं जो कि ऑब्वियसली आपको टेक केयर करनी है उसकी। If I move from here and go over there and sit with my Democrat friends, which will make them real nervous, does Google track my movement? Does Google, through this phone, know that I have moved here and moved over to the left? Not by default. There may be a Google service which you've opted into use, and if so, Google knows that I am moving over there. It's not a trick question. You know, you make $100 million a year. You ought to be able to answer that question. Does Google know through this phone that I am moving over there and sitting next to Mr. Johnson? It's yes or no. I won't be able to answer without looking at. You can't say yes or no. Without knowing more details. Yes or no? I genuinely don't know without knowing. I'm shocked you don't know. I think Google obviously does. Would you agree to allow an independent entity to study your search results for political bias? I know you have individuals studying that now, but you appointed them. Would you allow a third-party, independent, outside organization to study your search results and cooperate with them to determine the degree, or if any, of political bias? To date, there have been independent third-party studies looking at search results. The Economist But you chose those third parties. I'm talking about someone truly independent. We didn't choose those third parties. I mean, they completed those studies. If you Google the word idiot under images, a picture of Donald Trump comes up. I just did that. How would that happen? How does search work so that that would occur? For any time you type in a keyword, we've gone out and crawled and stored copies of billions of web pages in our index. And we take the keyword and match it against web pages and rank them based on over 200 signals. Things like relevance, freshness, popularity, how other people are using it. And based on that, at any given time, we try to rank and find the best results for that query. And then we evaluate them with external raters to make sure that, and they evaluate it to objective guidelines. And that's how we make sure the process is working. So it's not some little man sitting behind the curtain figuring out what we're going to show the user. It's basically a compilation of what users are generating and trying to sort through that information. We don't, manually intervene on any particular search result. I have a 7-year-old granddaughter who picked up her phone before the election, and she's playing a little game, kind of game a kid would play, and up on there pops a picture of her grandfather. And I'm not going to say into the record what kind of language was used around that picture of her grandfather, but I'd ask you, how does that show up on a 7-year-old's iPhone who's playing a kid's game? Congressman, iPhone is made by a different company, and so, it might have been an Android. It was a hand-me-down of some kind. Also, to my knowledge, you've never sanctioned any employee for any type of, for manipulating the search results whatsoever. Is that the case? It's not possible for an individual employee or groups of employees to manipulate our search results. We have a robust framework, including many steps in the process. Well, my time is up. Let me just say I disagree. I think humans can manipulate the process. It is a human process at its base. Thank you, Mr. Chairman. You're back. Have you considered having an online school that people could go to with a Google rep? You could kind of log in and kind of ask questions, or have Google, and not like Comcast where you get put on hold for 30 minutes and then find somebody who you can't understand. जी भाई, तो ये हैं मामला जिसमें आपको ऑपरेट करना है। फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल
बिल्कुल इन्हीं तरह के इश्यूज में से एक इशू था। और अभी ये शुरू हुआ है, बेसिकली हमने अभी डिस्कस नहीं किया है उसको कि आखिर में हुआ क्या था, किस तरह से डेटा यूज हुआ, टेड कर्ज की कैंपेन जो थी उसमें क्या हुआ, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन में क्या हुआ, रशिया में किस तरह से हुआ, फेसबुक ने फिर उसको किस तरह से रिस्पॉन्स किया, और फिर हुआ क्या, जो गवर्नमेंट मुख्तलिफ दुनिया में जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने किस किस तरह से रिपोर्ट्स मांगी, और फेसबुक यूजर्स पे क्या इम्पैक्ट हुआ। देयर वाज अ मूवमेंट बाय द वे, डिलीट फेसबुक मूवमेंट थी, वो भी चली थी। और उसके बाद कई लोग हैं जिन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो इसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। प्लीज ये जो कुछ चीजें मैंने आपको दिखाई हैं, बहुत सारे और वीडियोस हैं आपको मिलेंगे, प्लीज गो थ्रू दीज videos so that you can build up your understanding of the case as well as go through any material that you find on this case. ठीक है, तो मेरा ख्याल है आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अटेंडेंस ले लूं मैं? यस सर। तुम लोगों की दूसरी क्लास भी होगी ना अभी? यस सर। कितने बजे शुरू होती है? 10 बजे। तो 10 बजने में तो 1 मिनट है, बस 1 मिनट ही रुक जाए जल्दी से। जी अब्दुल रज़ाक। हाँ अब्दुल रज़ाक, अब्दुल्ला हुमायूं, आमना राशिद, प्रेजेंट सर। अरीज खालिद, अस्ना जहरा, दानियाल नैयर, प्रेजेंट सर। गौहर सज्जाद, प्रेजेंट। जवेरिया जुनैद, जवेरिया जुनैद, खुबैब अहमद, खुबैब, मोहम्मद जैनुल आबिदी, प्रेजेंट सर। शब्बीर, मुफद्दिल शब्बीर, मुफद्दिल शब्बीर, फरहान, यस सर। फारूक उमर, मुस्तफा पूंजला, उजैर आरिफ, मास तारिक, प्रेजेंट, मुसद्दिक, प्रेजेंट, संदीप हिरानी, सिद्रा जुबैर, प्रेजेंट, हसन अहमद मदनी, स्वाले अली, प्रेजेंट, सैयद मोहम्मद स्वाले अली। सर संदीप प्रेजेंट था, वो आंसर वगैरह भी कर रहा था। तलाल आमिर, जोबिया सलमान, प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा ये आपकी बात हो रही है उन लोगों से, उन स्टूडेंट से जो कि क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे? नहीं सर। अगर किसी की बात हो ना तो उनको बता दें कि अगर कोई प्रॉब्लम उनको हो रहा है, टॉपिक्स कम से कम उनको बताते रहो कौन कौन से डिस्कस हो रहे हैं क्लासेस में, और अगर कोई प्रॉब्लम है उनको पढ़ने में तो मुझे बता दें, किसी वक्त हम और भी कोई सेशन रख सकते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।